टुनटुनी का पति बंटी एक कुली था। वो नदी पार से आने वाले पक्षियों के सामान को इधर से उधर करता। एक दिन बंटी अपने काम पर जा रहा होता है तो टुनटुनी उससे कहती है, अजी अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। सभी कभी ना कभी छुट्टी लेते हैं, लेकिन तुम तो रोज ही काम करते हो। अरे पगली, अगर मैं घर पे बैठूंगा तो घर कैसे चलेगा? और वैसे भी तू माँ बनने वाली है, बच्चे होंगे, हमारा हर्ष भी बढ़ेगा और उनको अच्छा मुस्तकबिल फिर हम कैसे देंगे? आपसे तो बात करना ही फजूल है। ये लीजिए पोटली, इसमें मैंने रोटी और चावल रखे हैं, इनको समय पर खा जरूर लेना। नहीं टुनटुनी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। काम से आऊंगा तो खा लूंगा कुछ। वो खाना लिए बगैर ही काम पे चला जाता है। टुनटुनी को क्या पता था कि उसकी बंटी से ये आखिरी मुलाकात है। उधर बंटी बेहोश होकर बहती नदी में गिर जाता है और डूबकर मर जाता है। ये क्या हो गया? सब कुछ एक पल में ही खत्म हो गया। अब ये बच्चा किसे अपना पापा कहेगा? मैं तुम्हें कई बार समझा रही थी अपनी सेहत का ख्याल रखो बंटी, लेकिन तुम मेरी बात मानते ही नहीं। अब मैं क्या करूँगी बंटी? समय गुजर जाता है और टुनटुनी एक बच्चे को जन्म देती है। एक दिन टुनटुनी के पास एक डाकिया खत लेकर आता है। अरे ये खत तो कड़कनाथ सेठ की कंपनी की तरफ से आया है और मुझे बंटी की जगह कुली की नौकरी दी गई है। मुझे अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए ऐसा करना ही होगा, फिर ही तो इसे बेहतर मुस्तकबिल दे पाऊंगी। टुनटुनी कुली बनकर पक्षियों का बोझ उठाती थी। जब भी कोई मुसाफिर पक्षी आता, टुनटुनी तेजी से उसकी तरफ जाती। बहन जी, क्या मैं आपका ये बोझ उठा लूं? अरे तुम भी तो एक चिड़िया हो, क्या तुम इतना बोझ उठा सकोगी? हाँ हाँ बहन, मैं इस बोझ को उठा लूँगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में न जाने कितना ही बोझ उठा लिया है, ये बोझ तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? और तुम अपनी बेटी को लेकर यूं क्यों घूम रही हो? तुम्हारे पति कहाँ है? क्या वो कुछ नहीं कमाता? आप क्या करेंगी मेरी दुख भरी कहानी सुनकर? यहाँ बहुत से पक्षी आते हैं और मेरी दुख भरी दास्तान सुनते हैं, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं करता। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। क्या बताऊँ बहन, मेरे पति की मौत इसी नदी में डूबकर ही हुई थी। देखो टुनटुनी, जब तुम्हारी बेटी थोड़ी बड़ी होगी तो उसे मेरे स्कूल में डालना। मैं उसे पढ़ा लिखा कर बड़ी अफसर बनाऊंगी। मैं तुम्हें अपना पता दे देती हूँ। वो बुलबुल चिड़िया टुनटुनी को अपना पता दे देती है। फिर कई साल यूं ही गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी घर की सफाई कर रही होती है। बुलबुल मैडम का दिया हुआ पता नजर आता है। अरे ये तो वही पता है जो मैडम जी ने मुझे दिया था। अब मैं अपनी बेटी को लेकर मैडम के स्कूल जाऊंगी। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर उस पते पर पहुंचती है। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाए मैडम जी, और उसे मेरी तरह जीवन में संघर्ष न करना पड़े। हाँ हाँ टुनटुनी, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी बेटी को अच्छी तालीम दूंगी। टुनटुनी अपनी बेटी का एडमिशन मैडम के स्कूल में करवा कर निश्चिंत हो जाती है। बेटी का मुस्तकबिल उस जैसे एक जंगल में ऑटो चलाने वाला बंटी कबूतर रहता था। एक बार की बात है कि बंटी कबूतर सवारी छोड़ने के लिए काफी दूर आ जाता है। उसे रास्ते में एक चिड़िया दिखाई देती है। अरे ये कितनी सुंदर चिड़िया है, चलो अच्छा है वापसी की सवारी के लिए ये मिल गई। पूछता हूँ इसे कहाँ जाना है। रुको रुको, हाँ चिड़िया बहन, आपको कहाँ जाना है? मैं तो वहीं जाऊंगी जहाँ आप जाएंगे। मैं तो अपने घर जाऊंगा। चलो तुम्हें भी रास्ते में छोड़ता जाऊंगा। अरे जगह तो दीजिए ना बैठने के लिए, मैं बैठूंगी कहाँ पे? अरे आप पीछे बैठेंगी, कैसी बातें कर रही हैं? जहाँ सवारी बैठती है वहीं आप बैठ जाओ। बंटी कबूतर को उस चिड़िया की बातें सुनकर बहुत अजीब लगता है। तभी उसकी नज़र उस चिड़िया के पैरों पे पड़ती है और उसके पाँव तो उल्टे होते हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है। अरे माँ भूत, भागो रे भागो, ये तो भूत है। अरे
भाग के कहाँ जाओगे? तुम्हें यहीं आना है। तुम ज़रा जाके तो दिखाओ मुझे यहाँ से। इस रास्ते पे तो कोई आता भी नहीं। आज बहुत दिन बाद मेरी भी प्यास बुझेगी। आज तो बनेगा मेरा शिकार। फिर चिड़िया की आत्मा अपने रूप में आ जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। बंटी कबूतर तेज़ी से अपना ऑटो लेकर वहाँ से भागता है। वो जंगल के ऑटो स्टैंड पे अपना ऑटो रोकता है। वहीं भी उसका दोस्त कालू कौवा भी खड़ा होता है। क्या हुआ बंटी, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? बंटी कबूतर कालू को सारी बात बताता है। अरे पागल, इतना सुनहरा मौका तूने हाथ से कैसे जाने दिया? उस चिड़िया का एक पंख ही तोड़ लेता तो वो तेरी गुलाम बन जाती। अरे भाई बस कर, आज मेरी जान बच गई है, वही बहुत है। कालू कौवा अपने मन में सोचता है कि ये तो डरपोक पागल है, इतना सुनहरा मौका इसने गवा कैसे दिया। मैं तो पूरे जंगल पे राज करूँगा। चलो कोई नहीं, कल रात उस जगह मैं जाऊँगा और उस भूतिया चिड़िया का एक पंख तोड़कर ले आऊँगा। अगले दिन कालू कौवा अपना ऑटो लेकर जंगल के उसी रास्ते पे जाता है। वहाँ पे एक चिड़िया खड़ी होती है। रुको रुको, ऑटो वाले रुको तो, मुझे भी ले जाओ। अरे भाई, लगता है ये उसी चिड़िया की आत्मा है, इसका एक पंख तोड़ लेता हूँ। कालू अपना ऑटो उसके सामने रोकता है और उसके पंख तोड़ने लगता है। अरे बेवकूफ बदमाश कौवे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पंख तोड़े? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। टुनटुनी चिड़िया पास पड़े डंडे से उसको बहुत मारती है। अरे बहन, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा तुम चिड़िया की आत्मा हो। अरे बदतमीज, मैं तुझे कहाँ से आत्मा नजर आ रही हूँ? चल भाग यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया ये कहकर वहाँ से उड़ जाती है, लेकिन टोनी चिड़िया की आत्मा पेड़ के पीछे से ये सारा तमाशा देख रही होती है। अगले दिन कालू कौवा फिर से अपना ऑटो लेकर वहाँ आता है। भाई, आज पहले ही उसके पैर देखूंगा, फिर ही उसके पंख तोड़ूंगा, वरना फिर से मेरी पटाई और धुलाई हो जाएगी। वहाँ फिर से एक चिड़िया खड़ी होती है। रुको रुको, ऑटो वाले, मुझे भी जाना है। कालू कौवा उस चिड़िया के पैर देखता है। उसके पैर तो मानो उल्टे थे। कालू कौवा उसके पंख तोड़ने ही वाला होता है, तभी टोनी की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। कालू कौवा बहुत डरावनी आवाज़ें सुनता है। आओ कालू कौवे, मेरे पंख तोड़ के तो दिखाओ। टोनी चिड़िया की आत्मा कभी उसके सामने आ जाती है तो कभी उसके पीछे। वो उसे बहुत मारती है। मुझे माफ़ कर दो चिड़िया की आत्मा, मैं कभी आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, मुझे जाने दो। अरे क्यों छोड़ दूँ? तुझ जैसे पक्षियों को मारना ही तो मेरा लक्ष्य है। तुझ जैसे लालची पक्षियों को जीने का कोई हक नहीं। तभी बंटी कबूतर अपने ऑटो में सवारी लेकर वहाँ पे आता है। अरे चिड़िया की आत्मा, छोड़ दे इसको, मैं तुझसे विनती करता हूँ। मैं इसे नहीं छोड़ सकती। तुम्हें पता है, एक बार मैं भी यूं ही ऑटो से गुजर रही थी। उस ऑटो वाले ने मेरा सामान लूटकर मुझे जान से ही मार डाला। उस वक्त से मुझे जो भी लालची पक्षी दिखाई देता है, मैं उसे जान से मार देती हूँ। तभी सुंदरी कवि टोनी चिड़िया को कहती है, अरे टोनी चिड़िया, तुम्हारे साथ सच में बुरा हुआ है, लेकिन तुम भी कोई अच्छा नहीं कर रही। अब तक न जाने कितने ही पक्षियों को मार चुकी हो। सब उसे बहुत समझाते हैं और वो कालू कौवे को छोड़ देती है। हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो। मैंने अपने इंतकाम को पूरा करने के लिए न जाने कितने पक्षियों के घर उजाड़े हैं, लेकिन अब और नहीं। इस दुनिया में तुम जैसे नेक दिल पक्षी भी होते हैं सुंदरी कवि। और ये कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती है और बाकी पक्षियों को उस आत्मा चिड़िया से मुक्ति मिल जाती है।